थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीन अहम तरीन जो मुल्की इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहती है और उसके साथ ही कुछ डिमांड्स हैं कौम की तरफ से जो हम सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि जब से रिजीम चेंज आई है पाकिस्तान के सारे वोटर्स का और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, महंगाई के अंदर रहने वाले, बदअमनी के अंदर रहने वाले और गवर्नेंस की नाकामी के अंदर ज़िंदा रहने वाले जितने भी तबकात हैं उन सब का मुश्तरका इशू है। मैं उसी से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ और वो इशू ये है कि इमरान खान को एक चलती हुई अदालत के प्रिसिंक्ट से पहले अगवा किया गया। उसके बाद अगवा करने के बाद उनको हब्से बिजा में ले जाया गया। हब्से बिजा में अदालत की इंटरवेंशन होने के बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको कैद तन्हाई में डाला गया। फिर उस कैद तन्हाई के अंदर की जो तन्हाई थी उसमें इजाफा करने के लिए सबसे पहले उनके बेटों के साथ जो टेलीफोन गुफ्तगू होती थी उसको बंद किया गया और वो अपनी मर्जी के ताबे की गई। उसके लिए ये फैसला जो किया गया किसी एग्जेक्टिव की मर्जी के ताबे करने का, वो मावराए आइन है और खिलाफ कानून है। इसी पे बस नहीं हुई, फैशिज्म की गवर्नमेंट और ये निज़ाम आगे बढ़ता है। उनकी जो बहनें उनकी रिहाई के लिए जिद्दोजहद करती हैं, अलीमा खानम, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी, उनकी मुलाकात पे और उनके कज़न्स और लार्जर फैमिली की मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई। यहीं पे बस नहीं की गई बल्कि उनकी जो बेगम है बुशरा इमरान, उनकी बच्चियों और उनके बच्चों और उनके अहले खाना की मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। इस कदगन पे भी जब मौजूदा निज़ाम की इंतकामी ज़हनियत सेटिस्फाई नहीं हुई, मुतमईन नहीं हुई, तो उन्होंने एक कदम और उठाया। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा दुनिया के सबसे जो मशहूर मुकदमे हैं जिनको सारी दुनिया में कवरेज मिली सबसे ज़्यादा, उनमें से एक नूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्रायल्स दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ, उसकी भी कवरेज हुई। उसमें वकीलों को कभी वो मुल्क के लोग जिन मुल्कों के ऊपर कई हजार टन बारूद फेंका गया था, उन लोगों ने भी एतराज नहीं किया कि इनको वकील ना दिया जाए और वकील से मुलाकात की पाबंदी नहीं लगाई गई। उसके बाद ओजे सिम्पसन का ट्रायल है जो लाइव कवरेज के ज़माने में आया, उसमें भी एक की बजाय उसको जो पूरी टीम थी लॉयर्स की मिलने की इजाज़त थी। हालांकि बड़ा वो ग्रूसम मर्डर का केस था और वो जो टीम जाती थी उसके ऊपर फिल्में बनी, किताबें लिखी गई अमेरिका में, ड्रीम टीम। और फिर अपने यहाँ जो भी भारतीय जासूस पकड़ा गया उसको काउंसलर तक रसाई और वकील तक रसाई से कभी इनकार नहीं किया गया। ये अजीब निज़ाम है जिसमें एक ऐसा कैदी जो मोहसिन पाकिस्तान है सही मानों में, जो चारों सूबों के अंदर इत्तेहाद की जंजीर है सही मानों में, और जो सही मानों में एक पब्लिक लीडर नहीं ग्लोबल फेस है पाकिस्तान का और आलमी दुनिया और मुस्लिम दुनिया का भी फेस है, और एक क्लास से भी ऊपर वाला वो फिलैंथ्रोपिस्ट है जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल्स, 2 यूनिवर्सिटीज बनाई। उसके लिए वकीलों के साथ कंसल्टेटिव मीटिंग, जो आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि जुर्म खा कोई भी हो, वकील के मिलने पे और वकील के साथ मुशावरत पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, वो लगाई गई है। और आज ये हाल है कि इमरान खान को इलाज की ज़रूरत है फौरी तौर पे, बुशरा इमरान को इलाज की ज़रूरत है फौरी तौर पे। और क्या ये इत्तफाक है या कोई हादसा है या कोई प्लानिंग है? ये जब हम मिलेंगे इमरान खान से, तो मेरी मुलाकात जिस दिन हुई, मेरा पहला सवाल यही होगा कि जो आंख की बीमारी इमरान खान को आर्जा लगा वही आर्जा उनकी बेगम को भी लगा। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे पहली हमारी डिमांड ये है कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब को इलाज के लिए, उनकी बहन जो डॉक्टर हैं, उनकी फैमिली दूसरी 2 बहनें हैं,
उनकी मौजूदगी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनकी मर्जी के डॉक्टर्स, और ये हम नहीं कहते सिर्फ, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं उनको भी रिमाइंड कराना चाहता हूं, उनसे दरखास्त मैं करना चाहता हूं कि आपका ऑर्डर था चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की जो मर्जी से कंसल्टेशन से डॉक्टर्स आएंगे, और ये पहली बार नहीं होने लगा। ये पाकिस्तान में जब भी कोई बीमार हुआ है उसकी मर्जी का स्पेशलिस्ट या डॉक्टर चूज करना, हॉस्पिटल दूसरी बात है, लेकिन उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं हुई। इसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है, इसके बगैर जो पोस्ट ऑपरेशन केयर है वो भी मुमकिन नहीं है। फौरी तौर पे उनको इलाज के लिए इस्लामाबाद में जो शिफा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट 2 दफा लिख के ये कह चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, उनका रिटन मौकफ ये है कि वहां के एक मशहूर डॉक्टर हैं, एक वो जानते हैं, और एक पिंडी में एक हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर हैं, उनको शामिल करके, खानदान को शामिल करके फौरी तौर पर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनका इलाज शुरू किया जाए। दूसरा यह है कि उनके जो मुकदमात हैं उनमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये पहले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। इंसाफ की बजाय नाइंसाफी होती हुई पूरी कौम को नजर आई है आज तक, जितने उनके ट्रायल हुए। मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल आदमी हैं, ये पाकिस्तान के पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के पहले वो शहरी हैं जिनके लिए सारी अदालतें कैद होकर ट्रायल करती हैं। कोई आजाद अपनी कुर्सी पे बैठ के जज ट्रायल नहीं करता किसी कचहरी के अंदर, किसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो सारे ट्रायल जितने भी होते हैं वो एक कैद के माहौल में, कैद खाने में, बंदी खाने की तरह जाके वो सारे ट्रायल के, इसलिए फेयर फ्री ट्रायल उनको करार नहीं दिया जा सकता। फेयर फ्री ट्रायल हो तो इमरान खान 48 घंटे से ज्यादा उनको जेल में किसी केस में भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए हम अदलिया की आज़ादी का भी मुतालबा करते हैं, और ये मुतालबा पहला नहीं है। जो पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी के साथ हमेशा खड़ी हुई है, और अब अदलिया की तरफ लोग देख रहे हैं, अदलिया अपना किरदार अदा करे और इंसाफ इमरान खान के साथ होता हुआ अब नजर आना चाहिए। दूसरा पहलू इसका यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसके साथ 4 ममालिक का बॉर्डर लगता है, उसको आप कहते हैं गिलगित और बल्तिस्तान। ये हमारा एक ग्लोबल फोकल पॉइंट है, ये हमारा एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, और वो पाकिस्तान का एक, हमने उनको सेल्फ रूल का, सेल्फ गवर्नेंस का एक ऑर्डर दिया। उस वक्त इंसिडेंटली आई वाज द लॉ मिनिस्टर जब वो ऑर्डर उनको मिला जीबी वालों को, और उस ऑर्डर के नीचे वहां पे इंतखाबात होते हैं। लेकिन जो अब इंतखाबात हुए हैं उनके अंदर जो चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं वो मैं आपके सामने टेबलाइज करके 3-4 नुक्तों में रखना चाहता हूं। सबसे पहला नुक्ता यह है कि वहां बैठे हुए जो ओहदों पे थे उनकी मौजूदगी में कहा गया कि तुम इंतखाबात करवाओगे, वहां पे इंटरम गवर्नमेंट आनी चाहिए थी। उसके बाद दूसरा नुक्ता यह है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सूबा जिसके साथ बॉर्डर लगता है जीबी का वो केपी है, वहां से पुलिस क्यों नहीं बुलवाई गई? क्या वो पाकिस्तान के एक सूबे की पुलिस नहीं है? आपने चुना उस पुलिस को जो पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम है, आपने चुना उस पुलिस को जो एक बदनाम जमाना खानदान के जेरे असर है, और उस पुलिस को छोड़ दिया जो सूबे के साथ लगती है। और उस पुलिस के जो लोग जिनको वहां पे लगाया गया उन्होंने जाते ही पहला काम यह किया कि जो बॉर्डर का 0 पॉइंट था उस पर उन्होंने नाका लगाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वहां का जो लोकल एक डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो नेशनलिस्ट जिनको आप, सब नेशनलिस्ट जिनको आप कह सकते हैं, उनके लिए उन्होंने रास्ते रोकना शुरू कर दिए। फिर जो पीटीआई के हमारे लोग गए इनके लिए भी रास्ते रोके गए। असद कैसर ने जाने की कोशिश की, जुनैद अकबर ने जाने की कोशिश की, बाकी लोग उन्होंने जाने की कोशिश की, उनके रास्ते भी रोके गए। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि मुझे वो कानून बता दें, आप इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बता दें, और इलेक्शन एक्ट 2017 बना है आइन के आर्टिकल 218(3) के नीचे, उसमें से मुझे कोई प्रोविजन बता दे हुकूमत, और उसके साथ ही जो के कानून में से कोई बता दें कि किसी पाकिस्तान लगाई जा सकती है कि वो किसी खास इलेक्शन में जाने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं सिटिंग, वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान में सर्टिफाइड करप्ट अशराफिया को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी सवारी पे बिठा के वहां पे ले जा, जो लोग ऑपोजिशन के हैं वो एक वहां का लोकल अलायंस है, एक पीटीआई का अलायंस है,
इन दोनों अलायंसेस को ये वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। जो हिस्सा था वो ये है कि जब हमने वहां पे पार्टी रजिस्टर करवाई, जो मीडिया वहां का रिपोर्ट करता है वो ये है ऐप गया इलेक्शन के किसी जिम्मेदार की तरफ से, और उसकी वजह से इलेक्शन के जिम्मेदार ऊपर से हैं, और उसके जगह के 2 दर्जन से ज्यादा ऑपोजिशन को इंतखाबी निशानात दिए गए। इससे पहले उनका कप्तान छीना गया, कप्तान से उसका बल्ला छीना गया, बल्ले से उसकी सियासी शनाख्त छीनी गई। इसके बावजूद भी वोटर्स जब यकसू हैं जीबी के, तो उनको आजाद पोलिंग का हक दिया जाए। 8 फरवरी का कोई मेगा स्कैम जीबी के इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। वो एक हसास इलाका है और उसके गैरतमंद लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हरगिज। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आजाद जराए से जो सरकारी दस्तरखान के ऊपर बैठने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका कोई नैरेटिव किसी जगह पे नहीं चल रहा, लेकिन जो आजाद मीडिया है उसके मुताबिक जो सुनामी है जीबी के अंदर, वो इमरान खान के हक में इलेक्शन को बहा ले गया है पहले, और दीवार पे लिखा हुआ है, निविष्टा दीवार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे इलेक्शन जीतेगी। इसको चोरी नहीं करना किया जाए, और उसका चोरी करने के 3 नुक्ते जो है वो रिपोर्टेड, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला नुक्ता ये है कि कुछ सरकारी सहाफियों ने ये कहा है कि ये फैसला है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा। इसका नोटिस लें जो वहां पे इलेक्शन कराने वाली अथॉरिटीज हैं कि इलेक्शन आपने कराया नहीं है, और कोई बैठ के ये कह रहा है, और उसकी हिम्मत है कि वो ये कह रहा है कि नतीजा ये होगा, यानी नतीजा उसने पहले सुना दिया और इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं है, इलेक्शन वोटिंग अभी जारी नहीं है, वोटिंग अभी आनी है। दूसरा इसका जो नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान के लोग सारे के सारे जिसने जाने के लिए कहा वो सारे वहां गए, सिवाय ऑपोजिशन के लोगों के। बाकी जो जिनको मुस्तरद किया हुआ है, और वो जाने वाले कौन थे? वो हारा हुआ लश्कर है, वो अपनी सीटें आ रहे हुए हैं, अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ रहे हुए हैं, वो अपना सूबा आ रहे हुए हैं, अपना जिला और अपना घर आ रहे हुए लोग हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लोगों की तरह ये मुकद्दर बनाया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कि वहां पे हारा हुआ लश्कर जो है उसको फॉर्म 47 के जरिए से, और फॉर्म 47 भी कई लोगों के मुंह से निकल चुका है कि हम फॉर्म 47 के पीछे लगे हुए हैं। और शर्म आनी चाहिए उन इत्तेहादियों को जो मरकज में बैठे हुए हैं इस PDM2 की गवर्नमेंट के साथ, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि आपका क्या असर वहां पे हो रहा है। आपके लोग वहां जाते हैं, जो लीडर वो चीख रहे हैं, और ऑपोजिशन को तो कवरेज भी नहीं हो रही। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये कहना चाहता हूं, मैं दूसरी अथॉरिटी से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान टेलीविजन का टैक्स, मैं और मेरे समेत करोड़ों लोग जो वो प्रोपेगेंडा टीवी देखें या ना देखें, वो आप ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ऑपोजिशन को कवरेज नहीं मिल रही। बराबर कवरेज, एक की कवरेज, पैरिटी की कवरेज, यकसां कवरेज मिलनी चाहिए, इसलिए कि लोगों ने वोट देने हैं। इसका जो तीसरा नुक्ता है वो ये है, वो कल सामने आया रात को, और जो आजाद मीडिया खित्ता आजाद जम्मू कश्मीर का, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहां कोई ब्लैकआउट मीडिया का या इंटरनेट का, आई हैव नो कंफर्मेशन, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाता, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है। इस पे ध्यान करना चाहिए। मीडिया की आजादी पे जब इलेक्शन मुहिम वहां पे शुरू हो चुकी है खित्ता आजाद जम्मू कश्मीर में, उस पर कोई कदम नहीं आना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा एक कदम जो उठाया गया है, हम इसके मुखालिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुस्तरद करती है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। वो जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये वो कमेटी है जिसको गवर्नमेंट ने, वफाक ने भी, जहां फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, और वहां जो फॉर्म 47 के जरिए से हारे हुए थे उनको लाके बिठाया गया था। उन दोनों हुकूमतों ने 32 से लेके 38 मुतालबात उनके ऊपर गुफ्तगू की, उनके साथ पार्लेज हुए, उनके साथ बाकायदा मुआहदे हुए, जिस मुआहदे में कस्में भी उन्होंने खाई जुबानी, और लिख के वफाकी हुकूमत के और आजाद जम्मू और कश्मीर की थे, दोनों गैर कानूनी, लेकिन उनके दस्तखत
कानूनी है इस हद तक कि उन्होंने वो मुतालबात माने हुए हैं। उस वक्त आप अक्ल के अंधे थे, या उस वक्त आप शऊर के लंगड़े थे, या उस वक्त आप सियासत के मुर्दार थे कि आपको नजर नहीं आया ये कौन लोग हैं? वो सारे वर्कर्स हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो रहे हैं, मुख्तलिफ लेबर डिस्पेंसेशंस में भी वो रहे हुए हैं। और मेरा जो आबाई इलाका है, 5 में से 4 आजाद कश्मीर के खित्ते को जाने वाले जो रास्ते हैं वो उसमें से गुजरते हैं। मेरे गांव में से 2 रास्ते गुजरते हैं। वो आधा गांव इस्लामाबाद में, जो आपको पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं। उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए कि वहां पे एक पपेट प्रेसिडेंट साहब वो बैठ के ये कहें कि हम इनको प्रोस्क्राइब करते हैं, हम इनको ममनू करार देते हैं और कहें कि ये शर पसंद है। शर पसंद नहीं है, वो अवाम पसंद है, और वो थोड़े से आजादी पसंद भी हैं, और वो थोड़े से नहीं बल्कि सारे के सारे पाकिस्तान पसंद है। इसलिए ये एक सियासी फैसला है, ये एक सियासी इंतकामी फैसला है, और ये मावराए दस्तूर फैसला है। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। आखिरी बात, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बजट आ रहा है, बजट के बारे में गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड है खुद। वो कहते हैं ये बजट हमसे बनवा रहा है एक बैंक जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसी तरह के बैंकों का एक मुलाजिम है जिसको बजट बनाने पे लगाया गया। इसलिए अवाम को इस बजट में तकलीफ मिल सकती है, रिलीफ नहीं मिल सकता। इसलिए कि इससे पहले जितना कर्ज आया वो अवाम का कोई मर्ज दूर करने के लिए, कोई दलिदर दूर करने के लिए, कोई गुर्बत दूर करने के लिए, एजुकेशन में कोई जहालत दूर करने के लिए वो नहीं लगा। उसमें से सिर्फ 12-12 अरब रुपए के जहाज आया है, और वो सारा इनके जो फैशनेबल एक भिखारियों का ग्रोह है, इनके नखरे और नाज उठाने पे वो खर्च हो रहा है। फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसके ऊपर अगर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती तो सारी दुनिया में सारी जिंदगी क़यामत तक कर्ज देती रहे, तो हम क़यामत तक इसी कर्ज को कहते हैं विशियस सर्कल, कि ये बदी का एक चक्कर है जिसके अंदर हम मुआशी बदी का उसके अंदर हम घूमते फिरते रहेंगे। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को फौरी तौर पे आजाद किया जाए वोट डालने के लिए, आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके के लोगों को आजाद किया जाए, और खास तौर पे जो इंतखाबात अब चंद घंटे उनमें रह गए हैं, जीबी के अंदर होने वाले हैं, उनके अंदर जिनको वोट मिले, जिसके हक में वोट डाले जाएं, उसका नतीजा फॉर्म 47 में लिखा जाए, और जो वोट गिनने वाले हैं उनका नतीजा फॉर्म 47 में ना लिखा जाए। मेरे साथ 2 यंग MNAs हैं और अली बुखारी हमारे ILF के सेक्रेटरी। इनसे मैं कहता हूं कि आप बारी बारी बात करें। पहले आप जी बिस्मिल्लाह। तो यह है जी कि पिछले 4 साल जो गुजरे हैं, और ये 1947 से लेके 2026 तक ये जो 4 साल इस नाजायज हुकूमत के गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की माशियत का सबसे बुरा तरीन दौर है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स देख लें, और वो ये कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको चलाने के लिए हुकूमत पेट्रोल, गैस, बिजली के ऊपर सब्सिडीज, बिजली के ऊपर पैसे बढ़ा के अवाम की गर्दन काट के उनसे पैसे लेके ये चला रहे हैं। और आप इसके ऊपर देख लें कि माशियत कहां तक पहुंच चुकी है कि पिछले 2 सालों के अंदर 200 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज 45 से ज्यादा पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं, चाहे वो शेल है, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन है, चाहे वो लिबर ब्रदर्स है, चाहे वो मित्सुबिशी है, चाहे वो टेलीनोर है, एंड सो मेनी अदर। मित्सुबिशी में सारे के सारे छोड़ के जा चुके हैं, और $1 जो है पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में नहीं आया। और ये हम भी खाली नहीं कह रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस इनका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह चुका है कि $1 की भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। इससे आगे चलें अगर, और IMF की बात ये करते हैं कि IMF के कहने पे हम बजट बना रहे हैं, और उसके कहने के मुताबिक हम सारे के सारे टैक्सेस लेवी कर रहे हैं, तो ये भी गलत बयानी से काम लेते हैं। हमारे हमसाई ममालिक के अंदर ये ईरान और अमेरिका वॉर के बाद 13 रुपए पेट्रोल महंगा होता है, दूसरे हमसाई ममालिक में 18 रुपए पेट्रोल महंगा होता है, और पाकिस्तान के अंदर 150 प्लस पे चला जाता है पेट्रोल महंगाई के बाद, और 167 रुपीज लेवी लगाई जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा लेवी लगाई गई है, जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, जिसका कोई इनके पास पुरसाने हाल अवाम का नहीं है। और उसका रीजन क्या है कि सारे के सारा टैक्सेस, सारे के सारे लेवीज गरीब अवाम आपके ऊपर, हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इशराफिया तो 12-12 अरब डॉलर का जहाज खरीदती है, जबकि PIA पूरा 10 अरब का बिकता है। इससे आगे चले आगे
तो हमें यह पता चलता है कि इंतजामी पोजीशन ये है, सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि आपने पूरे मुल्क के अंदर किसी भी जगह आप सफर करें तो आपको रात को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान और इवन सिंध के अंदर भी तो आपको कॉन्वॉय के जरिए लेके जाया जाता है। तो आज ये कहने पे तो मैं मजबूर हूं ना कि आपने एक सूबे से पुलिस उठा के भेज दी पंजाब के अंदर। मेरा शहर इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, आप हर नाके पे देखें तो आपको एक और सूबे की पुलिस नजर आएगी। लेकिन अगर हमारे इतनी ज्यादा एक सूबे की पुलिस जो है वो शेर दलेर है और सारे मामला जानती है, तो यार खुशदार में तो बहुत हालात खराब है। खुशदार में भेजे उनको, तुरबत में भेजे उनको, चागी में भेजे उनको, ताकि अमन और अमान कायम और पाकिस्तान की अवाम को और सूबे की अवाम को भी फायदा पहुंचे। ऑन द अदर साइड जब मैं जीबी की बात करता हूं तो जीबी के इलेक्शन के अंदर जो एक फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, जो इलेक्शन एक्ट हमें बताता है, उसकी तो खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक मिनिस्टर जो है अमीर मुकाम साहब जाते हैं, वहां पर उनको प्रोटोकॉल मिलता है। उनका भाई जो केपी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर है वो जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, खुली आजादी मिलती है, छूट मिलती है। इसके अलावा नवाज शरीफ जाता है तो उसको खुली छूट मिलती है, हर तरह की तकरीरें जलसे करते हैं वो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने लाओ लश्कर के साथ जाते हैं, उनको भी हर तरह की आजादी मिलती है। पर ऑन द अदर साइड अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो सलमान अकरम राजा जाते हैं, नईम पंजोता जाते हैं, बसरा साहब जाते हैं तो आपको बॉर्डर में रोक के जिला बदर कर दिया जाता है। लेकिन वो तो एमएनए भी नहीं है, वो तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर भी नहीं है। क्या आम शहरी का, मेरा, डॉक्टर साहब का, हमारे जाने का वहां पर कोई हक नहीं है? ड्यूरिंग इलेक्शन और ईदेन अदरवाइज जाने के लिए कोई हक है वहां? नहीं। इससे मैं आगे अगर चलूं तो ये कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि अगर आपका फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता, हमारे लोगों ने वहां पर टिकट सबमिट कराए, निशान दिया गया और उसके बाद चेंज कर दिया गया, क्या इसके ऊपर किसी किस्म की पूछ-कुछ होगी? क्या इसको किसी किस्म का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बारे में आप कह सकते हैं? और लास्टली जो लोग ये नारा देते थे, जो कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन लोगों ने तो इसी नारे की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। तो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ डॉक्टर साहब दे चुके हैं और हम सब इसके ऊपर हैं और बजटिंग के ऊपर भी आपको मजीद बताएंगे। सारे दोस्तों ने बड़ी गुफ्तगू कर दी इसके ऊपर, बस 2-4 बातें। अगर इन्होंने फैसला कर लिया है कि जीबी जो है वो हमने इस पार्टी को देना है या इन लोगों को फॉर्म 47 देना है और कश्मीर में हमने दूसरी किसी जमात को जो है वो इलेक्शन जितवाना है और उन लोगों को फॉर्म 47 देना है जो उनकी मर्जी के हैं, तो ये इलेक्शन वाला तमाशा इस मुल्क से बंद कर देना चाहिए। तो इन्हें जो है वो लोगों को वैसे ही जो है एक नोटिस इशू कर देना चाहिए, एक ऑर्डर जो है वो इशू कर देना चाहिए कि ये लोग जो है ये एमएनएज हैं, ये लोग एमपीएज हैं। अवाम के वोट का यहाँ पे कोई जो है वो मूल नहीं है। अवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिसने के लिए और गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारे। यहाँ पे अवाम जो है वो ताबेदारी करे, नौकरी करे, गुलामी करे इन जो है वो जागीरदारों की, इन सियासतदानों की और इन अशराफिया की। अवाम का यहाँ पे जो 5 साल बाद वोट डालने का हक है, अगर आप वही उनसे छीन लेते हैं तो फिर अवाम ने यहाँ पे क्या करना है? अगर आप उन्हें इस सिस्टम का, अगर आप उन्हें इस वोट डालने वाले सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनने देते और उनकी मर्जी के लोगों को जो है वो नहीं उनकी मर्जी के मुताबिक चुनने देते, तो वो कैसे अवाम जो है वो कभी समझेगी कि ये जो निजाम है ये हमारी वजह से खड़ा है? ये बहुत जरूरी है और ये मुल्क के लिए बड़ा जरूरी है कि अवाम को वाकई अपने आप को शेयर होल्डर समझना चाहिए कि ये जो लोग चुने गए हैं ये हमारी वजह से है और ये निजाम जो है ये हमारी वजह से खड़ा है। और दूसरी बात, ये आज कोई उनके वजीर जाते हैं, वजीर जाके वहां पे कहते हैं जी मैं यहाँ पे 200 मेगावाट बिजली दे दूंगा, यहाँ पे इतने डैम बना दूंगा, और जो मुल्क के अंदर पहले जो 46,000 मेगावाट आपने बिजली लगा दी है उसका क्या करना है? वो तो आप लोगों की जो डिमांड थी इमरान खान के जमाने में 28-29,000 तक तो फिर चली गई थी, आज वो जनाब 18,000 और 20,000 और सर्दियों में 14,000 मेगावाट तक है। आज आप एक मजीद किलोवाट खरीद नहीं रहे, आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का वैसे ही गर्दिशी कर्जों के अंदर, और हर साल जो है वो इतने हजारों अरब रुपया हमारा ये आईपीपीज और कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर चला जाता है और वहां पे खोखले जो है वो नारे मारने के अंदर चले जाते हैं। तो मेहरबानी करें, ये मुल्क को चलने दें और अवाम को उनका जो हक है वोट का वो सही मानों के अंदर दें। बड़ी बस करूंगा, देखिए जमहूरियत की 350 साल जो तारीख है जो वेस्टमिंस्टर से शुरू हुई है, आज तक मुझे आप एक इलेक्शन बता दें, एक इलेक्शन जिसमें किसी इंतखाबी किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया हो, मुझे आप एक इलेक्शन बता दें।
देखिए, इंतखाबी निशान की जो वक़्त है वो सिर्फ एक दिन के लिए होती है। वो वोटर का निशान होता है, वो पार्टी का निशान नहीं होता, ताकि लोग अपने नुमाइंदे आसानी से चूज़ कर सकें। आपको पता होगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर कोई 100 से ऊपर इंतखाबी निशान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बावजूद लोगों ने ढूंढ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को 1000, 2000, 10,000 से नहीं 80 हज़ार, 90 हज़ार वोटों से फतह दिलवाई थी। और यही जीबी के अंदर है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और मेरे दूसरे दोस्तों ने कहा कि पीटीआई के लोगों को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद कोई क्राइटेरिया बनाया है जो हमें पता नहीं है, कि जो कैंडिडेट 70,000 वोटों से इलेक्शन यहाँ पे हारा वो होएगा, वो सिर्फ वहां जाके कैंपेन कर सकता है, और जो लोग लाख वोट से जीते होंगे वो वहां पे कैंपेन नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है शायद ये कोई कानून वहां पे होएगा या कोई वहां पे रूल होंगे। दूसरी चीज देखिए, अभी मेरे दोस्त ने बात की कि जमहूरियत जो क्यों बेहतर ऑपरेट करती है, 2 वजूहात की बुनियाद पे। एक ये कि ये लोगों के वोटों से लोग अपने नुमाइंदे खुद चुनते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये मैस की विल होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको पता होता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो लोग तो मुझे अगले इलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपका अगले इलेक्शन जीतने का जो आपके ज़हन में खाका हो वो कागज का एक टुकड़ा हो, तो फिर तो कोई डिलीवरी नहीं होगी। फिर हम वहीं पे खड़े होंगे जो पाकिस्तान के बदतरीन 4 साल जो गुजरे हैं पाकिस्तान के मौशी तौर पे, वो ये 4 साल है। और ये वहां पे जाके वहां पे कह रहे थे कि यहाँ पे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में तो आपने 46,000 मेगावाट लगा दिया है। सिर्फ एक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी पेमेंट है, सिर्फ एक पावर प्लांट की जो कैपेसिटी पेमेंट है, वो 2002 के अंदर लगने वाले जितने भी पावर प्लांट है उनसे ज्यादा है। वो तकरीबन 110 अरब रुपए की एक पावर प्लांट की कैपेसिटी पेमेंट है, जो कि $400 मिलियन बनता है। वो फी यूनिट 14 रुपए बनता है, और आप वहां पे कह रहे हैं कि जहां पे 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, हमें बड़ी तकलीफ है। वहां पे जाके बातें किस किस्म की कर रहे हैं कि 200 मेगावाट मेरे बाएं हाथ का खेल है। सीरियसली ये तो कोई संजीदा कैंपेन लगता है कि कॉमिक कैंपेन हो रही थी। वो एक कह रहा तुम लगाते हैं क्यों, कहता वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लिटरली ऐसे तो गली मोहल्ले के बच्चे ऐसी बातें करते हैं। देखिए, फिर ये कहते हैं कि जी हमने जो इनके वजीर नो प्लानिंग है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत को, ये मैं आपको पता होना चाहिए कि 10 साल में हम $1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। मुझे याद है मैं स्कूल में था, शायद O लेवल्स A लेवल्स में था, तब उन्होंने एक विजन निकाला था 2025। अब हम 2025 में आए हैं तो उन्होंने 2047 निकाल दिया है। जब 2047 में हमारे बच्चे आएंगे तो वो मेरा ख्याल है शायद वो 2090 निकाल देंगे। उनका ये काम है कि अगर आप मैट्रिक में सॉरी पहली क्लास में, तो आप 16वीं क्लास का प्लान लेके आ जाए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मईशत को $1 ट्रिलियन की मईशत बना देंगे। मैं आप सबके सामने बात करना चाहता हूं, ये और किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि $1 ट्रिलियन की मईशत करने के लिए अगले 9 साल के अंदर आपकी मईशत को सालाना 11% ग्रो करना पड़ेगा। अगले 9 साल जो दुनिया की तारीख का वो रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। ना चाइना आज तक ऐसा कर सका, ना जापान कर सका, ना दुनिया की कोई और मईशत कर सकी। और वो आके स्टेटमेंट देते हैं कि $1 ट्रिलियन की मईशत हमें अपना पूछे। और आखिरी बात, अभी इन्होंने कहा जी कि एक्सपोर्ट तो देखें, हम इमरान खान ने $7-7.5 बिलियन बढ़ा दी थी कोरोना के बावजूद 3 सालों में, जो कि इनकी हुकूमत ने 2013 से 18 के अंदर $500 मिलियन जहां पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी वहां से कम कर दी थी। अब माशाल्लाह दोबारा तजर्बा कर रहे हैं, $1.3 बिलियन एक्सपोर्ट फिर गिरा दिए। और अब इन्होंने कह दिया कि हम $60 बिलियन 2029 तक मैंने एक्सपोर्ट करनी है। मैं तो सीरियसली पॉलिसी में तो कोई सेंसिबिलिटी नहीं है, और टारगेट के अंदर ही भी आप कोई सेंसिबल अप्रोच आप अपना लें। इसका मतलब है कि आपको 24% हर साल अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी अगले 3 साल में एक्सपोर्ट डबल करने के लिए। और डबल तो छोड़े, आप इसी लेवल पे सस्टेन कर जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसलिए इन द एंड मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुनसिफाना अगर जीबी के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, और ये रीत पाकिस्तान के अंदर भी अपनाई जाए बाद में। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन जी।
ये सारे जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक आज़ाद शख्स है जो कैद में है, और जितने अपनी ज़रूरतों और पेट के कैदी हैं वो सारे मुहिम चला रहे हैं। कोई जीबी में जाके चला रहा है PDM2 की गवर्नमेंट और उसके हवारियों से, और कोई लूटना चाहता है इलेक्शन उसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर का। मैंने आपके सामने दो बातें रखी जो हमारे इस रिजॉल्व को जाहिर करते हैं कि हम लोगों को सियासत में से और कौमी धारे में से धक्का देने के मुखालिफ हैं। इसलिए जो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उसको प्रोस्क्रिप्शन के लिस्ट में डाला गया है, उसको फौरन वापस लिया जाए और उनको जो जमहूरी अमल है उसका हिस्सा बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी है। तो ये है कि वो जो शरीफ खानदान है, मेरे कागजों में वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। रेगुलर आप शुरू कर लें उनके आने से लेके आज तक पाकिस्तान कहाँ था महबूब हक के ज़माने में और आज कहाँ आ गया है। इसलिए उनकी हर बात में से आप एक चीज़ तलाश किया करें कि वो जिससे मुखातिब है, वो इस मामले में पहला सवाल करें अपनी बेटी जो बरसर इक़्तिदार आई है, अपनी नेटिव सीट, अपने अब्बा की सीटें, अपने चचा की सीटें हारने के बाद उससे पूछे कि पहले मुझे क्यों बुलाया था और अब मुझे क्यों निकाला है। और दूसरा सवाल उनका बनता है जो फॉर्म 47 वाला, प्राइम मिनिस्टर छोटा भाई है, कि उम्मीद पाकिस्तान के इश्तिहार तो तुमने मेरे चलाए थे और तुम किस तरह से उम्मीद पाकिस्तान की जगह ले सकते हो। ये सवाल उनका खानदानी है। थैंक यू।